नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के भीतर पॉलिटिकली लड़ाई चालू हो गई है, मोहसिन नकवी वर्सेस रेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है ना वो निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग लोग जो आ रहे हैं वो बातें निकलकर उनके सामने आ रही हैं। अब देखिए, बिलावल भुट्टो भी अब कूद पड़ा है और बिलावल भुट्टो क्या कह रहा है मोहसिन नकवी के बयान पर, जरा सुनिए बहन। ये बड़ा आसान है ये कहना कि सिस्टम कोलैप्स है, लेकिन अगर आप समझते हो कि सिस्टम कोलैप्स है तो इसका कोलैप्स का हल भी बताना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि हल तो जमहूरियत है, हल तो आईन है, हल तो इस नारा में है, इस नारा में है कि ताकत का चश्मा अवाम है। अवाम को मानते ही नहीं, जमहूरियत को मानते ही नहीं। आईन जो किसी भी रियासत का रीढ़ की हड्डी होती है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान ने अपने आईन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को कितने दफा तोड़ा है? तोड़ के आप कहते हो कि निजाम उठता नहीं है, निजाम नाकाम हो चुका है। निजाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। अब बिलावल भुट्टो किस पार्टी का है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ठीक है, एक कोलिशन गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है, किसी तरह काम चल रहा है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ की पार्टी पसंद है, ना नवाज शरीफ की पार्टी को जरदारी की पार्टी पसंद है। सब एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहते हैं। मजबूरी है, चूंकि मिल बांट कर लूटना है तो चलो लूट लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह लड़ाई बढ़ती जा रही है और मीडिया पर तो ये बहुत कम आ रही है। जैसे बिलावल है, पीएमएलएन वाला कोई आके बोल दे रहा है, लेकिन लिटरली अंदर ना कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई चल रही है इन सब के बीच, और सारे एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन इसमें अब इंटरेस्टिंग बात यह आ गई है कि इसने कई बड़े बड़े लोगों की ना हवाइयां उड़ा दी हैं, और उसमें लाल टोपी भी एक है। अब ये जो सिस्टम कोलैप्स हो गया और ये जो सारी बहस जो पाकिस्तान में शुरू हुई है, लाल टोपी को ये अंदेशा लग गया कि भाई बहुत बड़ा कुछ पाकिस्तान में होने वाला है और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है पाकिस्तान, और उस बदलाव ने लाल टोपी को डरा दिया है। अब जरा सोचिए कि लाल टोपी की क्या हालत हो रही होगी। लाल टोपी काफी दिनों से आया नहीं है बाहर, अब ऑडियो उसके आ रहे हैं, बस पता नहीं कहां कौन सा बंकर में छुपा हुआ है। चलिए, तो अपने इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले बंटी भाई ने इस पर वीडियो बनाया है, जरा देखते हैं क्या बातें हो रही है। मैं कल बयान सुन रहा था। किसका? पाकिस्तान के वजीर दाखिला का। ओ, वो तो हमने भी सुना है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये निजाम बिल्कुल गल सड़ गया है। निजाम क्या, तुम्हारी तो पूरी उम्मत ही सड़गल गई है। और नहीं तो क्या। और ये निजाम तबाह हो चुका है। कब का हो चुका है भाई, कब का। और ये निजाम खत्म हो चुका है और हमको एक नए निजाम की जरूरत है। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने भी अभी तक मोहसिन नकवी का वो बयान जरूर सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो ये सुन लीजिए। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हो और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आएँ, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो मर्जी आप कह लें, हर एक ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। वो शख्स जो 20-20 घंटे जाग के पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है।
जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। तो भैया मोहसिन नकवी ने जो कहा है, जो कबूलनामा किया है, इसको मिला है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इंडिकेशन चाहिए, और तुम हमारी आवाम को थोड़ा जगाने की कोशिश कीजिए कि हम इस निज़ाम को बदलने वाले हैं। ये एक शुरुआत है। अभी आने वाले टाइम के अंदर आपको और जो पाकिस्तान आज जैसा नजर आ रहा है, इससे भी सड़ा गला पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी कह रहा है तो ये समझ लो आसिम मुनीर बोल रहा है। वाह भाई वाह। और ये जब बात लाल टोपी ने सुनी तो भैया लाल टोपी भड़क गया। उसको तो उम्मत का दिवालिया निकलते हुए दिखाई देने लग गया भाई कि हमारी उम्मत तबाह और बर्बाद हो चुकी है। भाई ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? कहाँ तो हम पूरे आलम इस्लाम को जीतने निकले थे, गजवा हिंद करने चले थे, और कहाँ हमारा ही निजाम सड़गल गया। तो भैया लाल टोपी हो चुका है बावला, और लाल टोपी ने जो भड़ास निकाली है वो देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान की सियासी जमातों से उन्होंने कहा कि आप सब मिलकर बैठे और आपस में मिलकर एक नया निजाम बनाए, वरना एक तरह से उन्होंने एक धमकी लगाई कि सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं इनके इस बयान को सुनकर हैरत में डूब गया, और सबसे और हकीकत यह कि मुझ पर दहशत तारी हुई। दहशत किस बात की कि पहले मैं समझ रहा था कि वजीर दाखिला मजाक कर रहे हैं। दहशत इस बात की कि वो संजीदा थे। पाकिस्तान की सियासी जमातों से यह कहना कि आप मिलकर पाकिस्तान में होने वाले फसाद का हल निकालें, इसी तरह है कि आप बीएलए और टीटीपी से यह कहें कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसको रोकने के लिए आप बैठकर हमें मसाइल का हल बताएं, ताकि हम आपकी की हुई दहशतगर्दी को रोक सकें। अब कौन संजीदा, सियाना और समझदार आदमी ऐसी बात करेगा? शायद वो साहब कर सकते हैं कि जिनके लिए बलूचिस्तान एक एसएचओ की मार था, अपना मजाक बनवा लिया ऐसी बात करके उन्होंने। और अब ये दूसरी बात की इन्होंने। इस वक्त पाकिस्तान अगर तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है, जो वो खुद कह रहे हैं कि पहुंचा हुआ है, और निजाम तबाह हो चुका है, तो ये पाकिस्तान के सियासी और माशी दहशतगर्दों की वजह से है, इन सियासी जमातों की वजह से, इन्हीं माफियाज की वजह से है, जो नस्ल दर नस्ल इस पाक सरजमीन की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। और आप इन्हीं सियासी और माशी दहशतगर्दों को कह रहे हैं कि मिलकर बैठकर एक नया निजाम बनाओ, ताकि हम तुम्हारी सियासी और माशी दहशतगर्दी को रोक सके। कौन माकूल इंसान ऐसी बात करेगा? क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी? अब जाहिर है कि इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी, क्योंकि ये तो CNN के रिपोर्टर थे, तारीखदान तो नहीं थे। इन्होंने तो क्रिकेट खेली है ज्यादा से ज्यादा, वो भी नहीं खेली। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के अरूज और जवाल का असबाब क्या है? कौमें दुनिया में किस तरह उठती हैं और जवाल पजीर होती हैं? कौमें कैसे? बहुत तगड़ी मिर्ची लगी है इसको। अब ये सोच रहा होगा कि यार अब मैं जाऊंगा कहां? अब तो ये फंस गया लाल टोपी। सऊदी अरब जा नहीं सकता, क्योंकि यहां से तो इसको कोड़े पड़े थे। आज भी उन कोड़ों का दर्द इसको अपने पिछवाड़े पर महसूस होता है। सऊदी अरब जा नहीं सकता। भारत के बारे में इतनी ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि भारत भी असाइलम नहीं ले सकता, जैसे शेख हसीना आ गई थी। अब ये तुर्की और तुर्की भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुर्की, सऊदी अरब और इसमें डिफेंस पैक्ट हो गया। ईरान भी नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान से अलग इसने बिगाड़ रखा है। अभी क्या करेगा? एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, आर्मी चीफ सर जैद हामिद लाल टोपी, आप तो फंस गए। यार इसके अंदर का खौफ मैं महसूस कर पा रहा हूं, जो इसकी बोली से निकल रहा है ना, इसके अंदर का खौफ महसूस कर पा रहा हूं। इसको अब लगने लगा है कि यार जिंदगी भर जो झूठ धोखेबाजी की है मैंने, अब उसका कर्म का फल मिलने का वक्त आ रहा है इसके। और ये इसीलिए अंडरग्राउंड है, इसीलिए है। देखते रहिए, मजा आने वाला है। कौमें कैसे अरूज पाती हैं, ये सब बातें बाबा इकबाल ने हमको बताई हैं। आपको अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा इकबाल से पूछ ले कि पाकिस्तान की तामीर कैसे करनी है। तारीख देख लें, दुनिया में अपने आसपास देख लें, पिछले 100 साल की तारीख देख लें कि बड़ी बड़ी तहजीबों ने और कौमों ने अपनी तामीर कैसे की है। एक एक करके आपको मिसाल देते हैं। जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, जब हिजाज की इस पूरी सरजमीन से खिलाफत उस्मानिया का हुक्मरानी खत्म हुई, वहां पे आले सऊद की हुकूमत कायम हो गई। आले सऊद ने आकर कई 100 साल की खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत की जड़ तक उखेड़ दी। एक एक फर्द को निकाल दिया, पूरा निजाम तब्दील कर दिया, अपनी बादशाहत कायम की।
पुराने निजाम की जड़ उखेड़कर अपना एक नया निजाम बनाया। हर नई सल्तनत इसी तरह करती है। जब रूस में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई तो कई सौ साल की बादशाहत जो जार की बादशाहत थी, बोल्शेविक्स ने, कम्युनिस्टों ने क्या किया आके? उन्होंने उसके पूरे खानदान को कत्ल किया, बादशाह को और उसकी औलाद समेत, उसकी पूरी एस्टैब्लिशमेंट, उसकी ब्यूरोक्रेसी, उसके पूरे निजाम को खत्म करके कई सौ साल की बादशाहत खत्म कर दी और उसकी जगह पर अपना एक कम्युनिस्ट नया निजाम बनाया, पिछले निजाम की जड़ उखेड़ दी। जो रूमी कहते हैं ना, जब नया निजाम बनाना होता है तो पिछले निजाम की जड़ उखेड़नी पड़ती है, कुछ ना छोड़ो उसका, वरना वो तुम्हें काम नहीं करने देगा। तुर्की में मुस्तफा कमाल, उसने जब खिलाफत को खत्म किया तो पूरे खिलाफत के कई सौ साल और तुर्की का जो इस्लामी निजाम कई सौ साल का था उसकी जड़ उखेड़ दी और नया सेकुलर तुर्की बनाया। यहां तक के दीन तब्दील कर दिया, जबान तब्दील कर दी, कुरान तब्दील कर दिया, अजान तब्दील कर दी, सब कुछ तब्दील करने की कोशिश की उसने, मगर पिछले निजाम की जड़ उखेड़ दी। अच्छा बुरा किया वो हम बात नहीं कर रहे, जाहिर है कि हराम किया जो किया। हम मिसाल देके तुम्हें बता रहे हैं कि जब नया निजाम आता है तो पिछले निजाम की जड़ें उखेड़ देता है, कुछ नहीं छोड़ता उसको। ईरान में शाह का इनकलाब, खुमैनी का इनकलाब जो शाह के खिलाफ आया, 40 साल से बादशाहत थी, शाह की हुकूमत थी, जब खुमैनी का इनकलाब आया तो शाह के निजाम की जड़ उखेड़ दी, कुछ नहीं छोड़ा उसमें। उसके सारे मुशीर वजीर फांसी लटका दिए, सबको जेलों में डाला, उनकी दौलत वापस, जो लूटी हुई दौलत थी वापस लेकर आया, अपना निजाम बनाया जो अभी 50 साल से चल रहा है। मगर आप मिसाल देते हैं चाइना की, तो दौलत लूट के आया, फिर अपने लोगों को मंत्री बनाया, फिर अपने लोगों को अय्याशियां करवाई। अर्दोगन खुद भी अय्याशियां कर रहा है। जनता जाए भाड़ में, जनता महंगाई से परेशान, रुपए की घटती कीमत से परेशान, करेंसी की घटती कीमत से परेशान, बेरोजगारी से परेशान। सानू की एर्दोगन साहब तो हवाई जहाज में घूम रहे हैं, उनके घर परिवार वाले मस्त हैं, सगे संबंधी मस्त हैं, फौज पैसा है, और क्या चाहिए? निजाम है, इसीलिए तो बदले जाती है। अगर भारत में सब कुछ सही होता तो पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, 10-12 साल में, तो डेवलपमेंट पिछले 70 साल में क्यों नहीं हुई? मतलब 78 साल से आप 12 साल निकाल दो तो 66 साल में क्यों नहीं हुई? ऐसी रोड्स, ऐसी रेलवे, बिजली, और भी बहुत काम हुए हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, रोजगार, इंफ्रा, क्यों नहीं हुआ? निजाम बहुत कुछ मायने रखता है, समझिए इस बात। चाइना की कि हमने चीन जैसी तरक्की करनी है, मगर आवारगी आपने वो रखी हुई है कि जिसके अंदर मादर पिदर आजाद और ऐसी अनारकी है कि खुद अब आप कहने लगे हैं कि हमारा निजाम तबाह हो चुका है। तो दुनिया की और कौन सी मिसालें हम आपको दें? दुनिया के जब भी किसी मुल्क में किसी मजबूत हुक्मरान ने आकर एक नया निजाम लाया, इनकलाब बर्पा किया है, तो पिछले निजाम की जड़ें उखेड़ दी है। कायद आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था तो सबसे पहला काम कायद आजम ने यही किया था कि आपने उस पुराने अंग्रेजों के, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, इस एंग्लो सैक्सन लॉ और जुडिशियल सिस्टम की जड़ उखाड़ने के लिए सबसे पहले आपने डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन बनाया। अल्लामा मोहम्मद असद, जो लियोपोल्ड वेस पुराने जर्मन थे, जिनको अल्लामा इकबाल ने तरबियत दी। अब जरा लाल टोपी कितनी बोंगियां मारता है। आप मुझे बताओ, क्या अंग्रेजों का निजाम पाकिस्तान में खत्म हो गया है? क्या अंग्रेजों के बनाए कानून आज भी आपके यहां नहीं चल रहे हैं? क्या अंग्रेजों की बनाई अदालतें आपके यहां आज भी नहीं चल रही हैं? क्या उन अदालतों में इस्लाम के हिसाब से काम हो रहा है? क्या आपका पूरा सरकारी तंत्र इस्लाम के हिसाब से चल रहा है? फिर तो शरीयत लागू होनी चाहिए। अगर इस्लाम से पूरा निजाम चलाना है, यही है ना, ये दोगलापन है इनका, और इसी चक्कर में ये लोग एक्सपोज होते हैं, इसी चक्कर में ये लोग अपने इस्लाम को बदनाम करते हैं, और इसी चक्कर में इस्लाम भी एक्सपोज हो रहा है, इसी चक्कर में हो रहा है। इन लोगों को लगता है कि अरे अरे, आप मुझे बताओ ना, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दो। उसका जवाब सिर्फ एक लाइन में होना चाहिए, बदल दिया सब कुछ शरिया लॉ के हिसाब से होगा। नहीं है। आज भी पुलिस का कानून वही अंग्रेजों वाला है, आज भी अदालतों का कानून वही अंग्रेजों वाला है, आज भी आपका निजाम, ब्यूरोक्रेसी वही अंग्रेजों वाली है। भारत में भी है, मैं ये नहीं कहता कि भारत में नहीं है, लेकिन भारत ने बहुत कुछ बदला है। भारत ने कानून भी बहुत सारे बदले, अंग्रेजों वाले हटाए हैं। भारत ने अदालतों से भी अंग्रेजों वाली चीजें कई हटाई हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम होना है। लेकिन हम कर रहे हैं, और हम ये दावा नहीं करते कि हमने बदल दिया, नहीं, हम बदल रहे हैं। हमने कुछ बदला है, बहुत काम बाकी है। लेकिन आपके यहां तो सरेआम झूठ बोला जा रहा है।
पाकिस्तानियों तुम बता दो जो ये बात कही है लाल टोपी ने, क्या ये बात सही है? तुम्हारे यहां अंग्रेजों का कानून नहीं है अभी? तुम्हारे यहां अंग्रेजों का निजाम नहीं चल रहा अभी? क्या तुम्हारे यहां इस्लामिक निजाम चल रहा है? क्या इस्लामिक निजाम है तुम्हारे यहां? जवाब दे दो। अल्लामा इकबाल ने तरबियत दी और हुक्म दिया कि पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान बनेगा तो उस वक्त पाकिस्तान जाना और उसकी खिदमत करना। तो पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट एक जर्मन को इशू हुआ था, जर्मन मुसलमान को, लियोपोल्ड वेस, अल्लामा मोहम्मद असद को। उनको कायदे आजम ने इतनी अथॉरिटी दी थी कि रोज हर हफ्ते में एक मरतबा उनका एक रेडियो एड्रेस होता था, खिताब होता था उनका, जिसमें वो ये बताते थे कि हम आने वाली इस्लामी फलाही रियासत कैसे तामीर करेंगे। उनके डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन में पूरी उन्होंने इस्लामी तारीख को सामने रखकर पाकिस्तान को एक मजबूत इस्लामी फलाही रियासत का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर 1949 में करारदाद मकासिद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी लियाकत अली खान ने। वो सारा काम अल्लामा मोहम्मद असद और लियोपोल्ड वेस यानी अल्लामा मोहम्मद असद का और डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन का था। लेकिन जब करारदाद मकासिद 1949 में पेश हुई तो पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त अंग्रेज और कादियानी लॉबी थी, क्योंकि लियाकत अली खान को फौरन उसके कुछ अरसे के बाद शहीद कर दिया और अल्लामा मोहम्मद असद को यहां से पोस्ट कर दिया यूनाइटेड नेशंस में, इतना दूर न्यूयॉर्क भेज दिया और पीछे उनके पूरे डिपार्टमेंट को आग लगा दी कि वो सारा काम जो उन्होंने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए किया था उसको आग में जला के खत्म कर दी। और उसके बाद से फिर वो अनार्की का पीरियड शुरू हुआ हमारा, क्योंकि कोई नजरियाती लीडर बाकी नहीं बचा कायदे आजम और लियाकत अली खान के बाद। करारदाद मकासिद सिर्फ हमारी कागज पर रह गई और अल्लामा मोहम्मद असद का काम जो डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन में था उसको आग लगा दी गई। उसके बाद कोई नजरियाती शख्स बचा ही नहीं क़यादत में जो इस पाकिस्तान की तामीर उस बुनियाद पर करता जिस बुनियाद पर हमारे बड़ों ने इस पाकिस्तान को हासिल किया था। कायदे आजम ने साफ साफ कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, कि हमारे पास कुरान और सुन्नत मौजूद है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हकीकत यही है कि दुनिया की आजाद कौमें कोई लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल नहीं करती, ये गुलाम कौमें करती हैं। ब्रिटेन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन आज भी ट्रेडिशन पे चलते हैं कि जी हमारी रिवायत है। तो जब हम ये कहें कि हम अपने ट्रेडिशन और रिवायत और कुरान और सुन्नत पे चलते हैं तो हमको ये फरसूदा कहते हैं। वो कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर जब तक के 4 वकीलों ने कोई लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा उसके बगैर रियासत नहीं चल सकती। और वो कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि तुमने अपने हाथ से लिखा है लिहाजा उसमें हर थोड़े अरसे के बाद एक तरमीम करते हो, चूंकि वो नामुकम्मल है। जब तुम अपने हाथ से लिखी, ये वही बुत है जो तुमने अपने हाथों से तराशे हैं, जिनकी तुम पूजा करते हो और उसको मुकद्दस समझते हो, हालांकि तुमने अपने हाथ से तराशा है ये बुत। तो आइन को मुकद्दस कहते हो, धेला मुकद्दस नहीं। आइन में क्या मुकद्दस है? कुछ भी मुकद्दस नहीं है। मुकद्दस कुरान और सुन्नत है। इंसान की लिखी हुई क्या चीज मुकद्दस हो सकती है? अभी भी तुम 28वीं तरमीम करने जा रहे हो इसके अंदर। क्यों? इसलिए कि तुम्हें पता है कि इंसान की लिखी हुई चीज। तो कुरान किसने लिखी है? आप मुझे बताइए। अगर ऐसा होता तो सीधे छुपा के आती, उसको किसी के जरिए लिखवाने की क्या जरूरत थी? भाई वैलिड पॉइंट पूछ रहा हूं, वैलिड सवाल पूछ रहा हूं भाई, कोई जानकार देना कि अगर देखिए आप कहते हैं ना कि अल्लाह में इतनी ताकत है, वो है, ये है, ऐसा वैसा है, तो वो अल्लाह किसी के जरिए क्यों लिखवाया उन्होंने? वो सीधे किताब उतारते उस बंदे को दे देते कि भाई तेरे को मैं ये किताब दे रहा हूं, अब तू जाकर। आप सोचिए ना जरा, अब 76 इस पे बनेंगे भाई, आप समझिए ना, सवाल तो है ना। सीधे किताब आ जाती, लिखवाने की क्या जरूरत है? लिखवाने की क्या जरूरत है? कुरान भी किसी ने लिखी है ना भाई, या मैं गलत बोल रहा हूं कि कुरान किसी ने नहीं लिखी? पहली बार किसी ने तो लिखा ना। हाँ, ये मैं जानता हूं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने तो नहीं लिखा था ना। कुरान प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा तो नहीं लिखा गया था, किसी और ने लिखा। इंसान की लिखी हुई चीज मुकम्मल नहीं है। इंसान की जरूरियात बदलते हालात के वाकयात के साथ जरूरत पूरी नहीं करती। जो बाद में लोग आए लियाकत अली खान के बाद, अयूब खान पाकिस्तान से बहुत सिंसियर था उसने, लेकिन वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि पाकिस्तान का निजाम तब्दील करे। वो दीन को नहीं जानता था, वो एक सीधा सादा सा पाकिस्तानी था। लेकिन उसने पाकिस्तान, उसकी समझ में जो आया कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल तरक्की चाहिए, नहरें चाहिए, डैम चाहिए, पाकिस्तान को ज़राअत चाहिए, खुराक खुद कफालत होनी चाहिए, बहुत बड़ी खिदमत कर गया वो पाकिस्तान की। मगर वो नजरियाती आदमी नहीं था कि पाकिस्तान में एक इस्लामी फलाही रियासत कायम करता। जनरल ज़ियाउल हक ने कोशिश की, संजीदगी से कोशिश की, मगर वो अकेले थे। उनके आसपास कोई उनका हिमायती, कोई सपोर्टर, कोई एडवाइजर ऐसा था ही नहीं जो उनको गाइड कर सकता कि इस मामले में क्या करना है।
सियासी जमातें उनके खिलाफ जंग कर रही थी। भुट्टो ने भुट्टो को फांसी हो चुकी थी, उसके बेटों ने जुल्फिकार दहशतगर्द तंजीम बनाई हुई थी, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी थी, अफगानिस्तान की जंग शुरू हो चुकी थी, सोवियत यूनियन पाकिस्तान में दाखिल होने वाला था। जनरल ज़िया की सारी तवज्जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने पर लग गई। उन्होंने इस्लामी निजाम लाने की कोशिश की, लेकिन जब ना उनके पास वैसे एडवाइजर्स थे, वैसे उनके पास वो टीम थी, और फिर बिलाखिर यहूदियों ने, मुशरिकों ने, हिंदुओं ने मिलकर उनको शहीद कर दिया। लिहाजा उनका जो काम उन्होंने अच्छा किया था वो भी रुक गया, और उसके बाद तो पाकिस्तान में तवाइफुल मुलूकी और अनारकी हो। लाल टोपी, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, और पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ है, तो एक न एक दिन पाकिस्तान को सलट जाना है। और कितने पाकिस्तान बनेंगे या तुम भी नहीं गिन पाओगे, हम भी नहीं गिन पाएंगे। चलो तो वीडियो खत्म करते हैं। बिल्कुल बात तो है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, बिल्कुल। और ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम तो देखिए सनातन को फॉलो करने वाले हैं। ये बिल्कुल सही बात है, और ये कोई इसको काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। रही बात लाल टोपी की, जो इसने बातें कही हैं, अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना पगलाया हुआ है, कितना बड़ा शौक लगा है इसको। पाकिस्तान के लोगों को अब तक ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि आप चाहकर भी पाकिस्तान को एक इस्लामिक रियासत नहीं बना सकते। कोई बनाकर दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं, कोई बनाकर दिखा दे। 78 साल हो गए, कोई बनाकर दिखा दे। पाकिस्तान 78 साल से टिका हुआ है। अगर वो इस्लामिक रियासत बन गया होता ना 1947 में शरिया निजाम के तहत, तो पाकिस्तान आज से बहुत पहले खत्म हो चुका होता, बहुत पहले। पाकिस्तान को पैदा ही किया गया, पाकिस्तान को क्रिएट ही इसलिए किया गया है क्योंकि चीजों को बैलेंस करना है, भारत को बैलेंस करना है। समझ रहे हैं क्यों अमेरिका अभी पाकिस्तान को सपोर्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है? क्यों? क्योंकि भारत उसकी बैंड बजा रहा है अमेरिका की, भारत उसकी सुन नहीं रहा है। और अभी जो उसने कहा है ना कि 100% मैं सैंक्शन लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, पाकिस्तान को फिर से उसने तारीफ कर दी। क्यों कहा है? क्योंकि भारत एक बिल लेकर आ रहा है, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का बिल है ये जितने NGO को पैसे आते हैं, उन पैसों से भारत के भीतर क्या क्या किया जाता है, कैसे रिजीम बदलने की साजिशें की जाती हैं, फंडिंग की जाती है NGO के थ्रू, ये सब। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा NGO कहां पर है? भारत में है। ये लिस्ट लगा रहा हूं, जरा देखिए। दुनिया में सबसे ज्यादा NGO भारत में है, और दुनिया में अलग अलग जगहों से, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कई जगहों से इन NGO को फंडिंग की जाती है और NGO के जरिए अलग अलग काम करवाए जाते हैं। भारत की डेवलपमेंट को रोका जाता है, भारत की सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, भारत के हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उनमें डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जाती है, उनकी कमजोरियों को पता लगाकर उन कमजोरियों के खिलाफ अपनी चीज लेकर आकर थोपी जाती है, कन्वर्जन कराया जाता है। बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं? जो ये बात जानते हैं, आप बताइए कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अगर क्यों खलबली मची है? क्योंकि अब इसके जरिए नहीं हो पाएगा। ये वो दखल भारत खत्म करना चाहता है, और ये सबसे बड़ा रोड़ा है इस देश के विकास में। सबसे ज्यादा NGO हमारे देश में क्या कर रहे हैं? NGO उन देशों में सबसे ज्यादा क्यों नहीं? अफ्रीका के उन देशों में सबसे ज्यादा क्यों नहीं जहां पे वाकई हेल्प की जरूरत है? वहां के लोग मर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज, इकोनॉमी, बाकी सारी चीजें, वहां पर जाकर एजुकेशन, वहां पर जाकर क्यों नहीं ये सारे के सारे कर रहे हैं? नहीं, अफ्रीका में करेंगे तो फायदा नहीं होगा। अफ्रीका के पास कुछ नहीं है, फायदा तो भारत में करने से होगा। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, भारत का इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है, भारत बड़ा अमीर रहा है, इसमें कोई शक है? एक रिपोर्ट आई थी, ब्रिटेन की रिपोर्ट थी, किसकी थी? स्क्रीनशॉट लगाता हूं। 60 ट्रिलियन से ज्यादा ये ब्रिटिश लूट कर ले गए हमसे, $60 ट्रिलियन से ज्यादा। तो इनको डर इसी बात का ना कि भारत अगर अपनी पुरानी समृद्धि में आ गया तो कोई इसके आगे टिकेगा नहीं, और भारत के लोगों ने ठान लिया कि वो करके रहेंगे, और इसीलिए डिरेल करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। NGOs क्या करते हैं हमें नहीं पता है। कन्वर्जन,
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का विरोध, हर जगह घुसेंगे, हर जगह चीजें करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, हमें नहीं पता, सब पता है। लेकिन धीरे धीरे इन सब पर काम करना पड़ेगा और FCRA पास होगा। क्लियरली कह दिया गया है भारत की तरफ से कि ये भारत का इंटरनल मैटर है। मिर्ची लग रही है अमेरिका को, अमेरिका के सांसदों को, तो लगे ये भारत का इंटरनल मैटर है और भारत अपनी पॉलिसी खुद तय करेगा। भाई आपको भारत के लोगों की मदद करनी है, अब सरकार के थ्रू करिए ना, डायरेक्टली सरकार को दीजिए पैसे। काहे को NGO मिडिल मैन क्यों बिठाना है? क्योंकि मिडिल मैन से आप अपने मतलब का काम करवा सकते हैं। सरकार को पैसे देंगे डायरेक्टली तो आप मदद अपनी हिसाब से काम नहीं करवा सकते ना सरकार से। आप सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप मिडिल मैन को कर सकते हैं। सोचिएगा दोस्तों ये बात। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।